दोस्तों, शायद ही आपको मालूम होगा कि जिस अफगानिस्तान को दुनिया आज संघर्ष और अस्थिरता से जोड़कर देखती है, जहां हाल ही में पाकिस्तान हमला किया है, उसी ने धरती के नीचे इतना बड़ा खनिज खजाना छिपा है कि कई अंतर्राष्ट्रीय आकलनों में इसकी संभावित कीमत करीब $1 ट्रिलियन तक बताई गई। यह आंकड़ा पहली बार 2010 के आसपास अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे और पेंटागन से जुड़ी रिपोर्ट में चर्चा में है। तुलना करें तो यह रकम कई छोटे देशों की पूरी सालाना अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा मानी जाए। आइए बात करते हैं कि आखिर इस जमीन में ऐसा क्या है। देखिए, अफगानिस्तान में कॉपर, आयरन और लिथियम, गोल्ड और रेयर अर्थ मिनरल जैसे संसाधनों की पहचान की गई। खास बात यह है कि लिथियम को 21वीं सदी का तेल का, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्रियों में इसकी सबसे ज्यादा जरूरतें होती। यानी जिस दौर में दुनिया तेल से इलेक्ट्रिक एनर्जी की तरफ जा रही है, उस दौर में अफगानिस्तान के पास भविष्य की ऊर्जा का कच्चा तेल माल मौजूद माना जाता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अफगानिस्तान में जो मिनरल्स मौजूद हैं, उसका एक्सेस भारत के हाथों में आ चुका है, तो आपको शायद ही यकीन हो। लेकिन आप इस खबर को देखकर यकीन कर लीजिए कि अफगानिस्तान के इन्विटेशन के बाद भारतीय कंपनियों की एंट्री हो चुकी और चीन के डोमिनेशन पर खतरा टूट। चलिए पूरी डेवलपमेंट को इस वीडियो में समझते। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं के न्यूज 24। सबसे पहले टाइमलाइन सुनिए। 2007 में चीन की सरकारी कंपनी एमसीसी ने अफगानिस्तान की मेस एन कॉपर खान का कॉन्ट्रैक्टर हासिल। यह दुनिया की सबसे बड़ी अनडेवलपमेंट कॉपर साइट में गिनी जाती है। अनुमान था कि यह लाखों टन कॉपर मौजूद है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर। इसी कारण यह कॉन्ट्रैक्ट भी लगभग $3 बिलियन के ऊपर। लेकिन सुरक्षा संकट, स्थानीय विरोध और बुनियादी ढांचे की कमी की वजह से चीन का यह प्रोजेक्ट सालों तक आगे नहीं बढ़ा। यानी कागज पर बड़ी जीत, लेकिन जमीन पर नतीजा लगभग शून्य रहा। यानी चीन ने जो प्लानिंग बनाई थी, वह अफगानिस्तान में हर साल 2 लाख टन तांबे का प्रोडक्शन करेगा, उसकी पूरी प्लानिंग पर पानी फिर। अब कहानी में भारत की एंट्री। 2011 में भारत के नेतृत्व वाली कंसोर्टियम ने हाजम आयरन और प्रोजेक्ट की बोली जीती। यह क्षेत्र लगभग 1.8 बिलियन टन आयरन ओवर के अनुमानित भंडार के लिए माना जाता। तुलना करें तो यह मात्रा भारत की कुछ बड़ी आयरन खदानों के बराबर मानी जाती। भारत की प्लानिंग यहाँ सिर्फ माइनिंग करने की नहीं, बल्कि स्टील प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक की थी। यानी लंबी रणनीति के साथ एंट्री की। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय चीन कॉपर प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने में संघर्ष कर रहा था, उसी दौरान अफगानिस्तान ने भारत को आयरन ओर जैसी रणनीतिक संसाधनों में मौका दिया। यह साफ संकेत है कि अफगानिस्तान अपने संसाधनों को लेकर एक से ज्यादा साझेदारों के साथ काम करना चाहता और भारत ने इसे सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि भविष्य की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरह देखा। अगर पूरी तस्वीर को एक लाइन में समझे तो 2010 में खजाने का खुलासा हुआ, लेकिन 2007 में चीन की कोशिश जरूर किया, फिर भी 2011 में भारत की एंट्री। लेकिन दोस्तों, कहानी यही खत्म। असल खेल तो उस वक्त शुरू हुआ जब अफगानिस्तान की धरती में छिपे इस खजाने को लेकर दुनिया की नजरें और तेज हुई। चीन ने कोशिश की, भारत ने रणनीतिक एंट्री, लेकिन जमीन से कुछ भी निकाल पाना आसान नहीं। दरअसल भारत ने जब 2011 में हाजी काक आयरन और प्रोजेक्ट में एंट्री ली थी, तब उम्मीद थी कि आने वाले कुछ सालों में वह खनन शुरू हो जाए। अनुमान था कि करीब 1.8 बिलियन टन आयरन और भारत के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक स्पॉट बन सकता। लेकिन जैसे जैसे अफगानिस्तान की सुरक्षा स्थिति खराब होती गई, प्रोजेक्ट धीरे धीरे फाइलों में सिमटता चला। हालत यह रही कि भारत को वहां से एक भी टन आयरन और अपने देश में इंपोर्ट करने का मौका नहीं मिला। यानी अधिकार मिले, योजनाएं बनी, लेकिन जमीन पर काम शुरू ही नहीं हुआ। इसी दौरान चीन का भी हाल कुछ अलग। मैंने मेस एने कॉपर खान, जिसे चीन ने अरबों डॉलर की डील के साथ हासिल किया था, वह भी सुरक्षा संकट और स्थानीय हालात के कारण आगे नहीं बढ़ी। तुलना करें तो चीन के पास कॉन्ट्रैक्ट था, भारत के पास रणनीतिक प्रोजेक्ट था, लेकिन दोनों देशों के लिए अफगानिस्तान की जमीन सिर्फ संभावना बनकर रही। फिर आता है साल 2021, जब तालिबान दोबारा सत्ता में लौटता है। दुनिया के कई देशों ने दूरी बना, निवेश रुक गई और सभी लोगों को लगा कि अब अफगानिस्तान का मिनरल सपना और दूर चला गया। लेकिन यहीं से एक नया मोड़ आता। भारत ने भले ही तालिबान सरकार को आधिकारिक मान्यता नहीं, मगर पूरी तरह से दरवाजे बंद भी नहीं किए। साल 2022 में भारत ने काबुल में अपनी टेक्निकल टीम भेजकर साफ संकेत दिया कि वह अफगानिस्तान से जुड़ाव बनाए रखना चाहता।
भारत ने हजारों टन गेहूं, दवाइयां और मानवीय सहायता। यह सिर्फ मदद नहीं थी बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी था कि भारत अफगानिस्तान की जनता के साथ खड़ा है और भविष्य के लिए रास्ते खुले रख रहा है। यहीं पर तालिबान की तरफ से भी संकेत आने लगा कि उन्होंने भारत को क्षेत्र का महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार बताया और पुराने प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करने की इच्छा जताई। असल में तालिबान समझ चुका था कि अगर देश को आर्थिक रूप से खड़ा करना है तो सिर्फ एक देश पर निर्भर रहना मुश्किल होगा। चीन की कोशिश जमीन पर अटकी हुई थी। ऐसे में भारत का अनुभव और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश उनके लिए अहम दिखने लगा और 2025 में पहली बार ऐसा हुआ जब खुद अफगानिस्तान ने भारत की तरफ हाथ। दरअसल साल 2025 आते आते अफगानिस्तान की नई हकीकत साफ हुई। देश को अर्थव्यवस्था संभालने के लिए बड़े निवेश की जरूरत थी और दुनिया के कई देशों की दूरी के बीच अफगानिस्तान ने भारत को एक भरोसेमंद साझेदार की तरह देखना शुरू किया। इसी दौरान अफगानिस्तान के कॉमर्स और उद्योग मंत्रालय की तरफ से भारतीय कंपनियों को रेयर अर्थ और माइनिंग सेक्टर में निवेश का खुला ऑफर दिया, जिससे भारत को यह मौका मिला कि चीन की मौजूदगी को जवाब दिया जाए। यानी जिस खजाने तक पहुंचने के लिए पहले दुनिया दौड़ रही थी, अब उसी खजाने के दरवाजे में भारत के लिए खुद खोले जाए। यह सिर्फ एक सामान्य ऑफर नहीं था, इसके पीछे बड़ा रणनीतिक संकेत छिपा। अफगानिस्तान ने साफ कहा कि भारत वहां की माइनिंग परियोजनाओं में शामिल हो सके और रेयर अर्थ जैसे संसाधनों पर काम कर सके। तुलना करें तो जहां चीन पहले से कॉपर प्रोजेक्ट में फंसा हुआ था, वहीं भारत के सामने एक नई शुरुआत का मौका खड़ा हुआ और यही वह मोड़ था जहां पूरी कहानी भारत के पक्ष में झुकती दिखाई देने लगी। इसी समय भारत ने भी धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए। काबुल में भारत की टेक्निकल मौजूदगी मजबूत किया गया और बातचीत का स्तर बढ़ा और आर्थिक सहयोग की चर्चा तेज होने लगी। सच्चाई यह है कि अभी तक कोई बड़ा माइनिंग प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ। भारतीय कंपनियों ने रुचि जरूर दिखाई, बातचीत भी आगे बढ़ी, लेकिन सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीतिक अनिश्चितता जैसे मुद्दे अब भी बड़े अवरोध बने हुए। दरवाजा खुल चुका है लेकिन अंदर कदम पूरी तरह नहीं। और भारत जब भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, अफगानिस्तान का संघर्ष खुद पाकिस्तान के साथ शुरू होता है, जैसे कि फिलहाल में देखने को मिला। और भारत जल्दबाजी इसीलिए नहीं करना चाहता क्योंकि भारत को मालूम है कि अगर भारत अफगानिस्तान में बिना स्थिरता के काम शुरू करता है तो चीन पाकिस्तान को भड़काकर उनके द्वारा उन्हीं साइट्स पर हमला करवा दे। क्योंकि आज दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स और कई क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन पर भी चीन का दबदबा लगभग 60 से 70% माइनिंग और करीब 85 से 90% तक प्रोसेसिंग क्षमता के रूप में माना जाए। अगर भारत अफगानिस्तान में रेयर अर्थ या दूसरे मिनरल्स की माइनिंग और प्रोसेसिंग शुरू कर देता है तो शुरुआत में भारत सीधे चीन को चुनौती देने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वैश्विक सप्लाई में 5 से 10% तक वैकल्पिक हिस्सेदारी बनाना भी बड़ा बदलाव माना जाए और ये चीज चीन बिल्कुल भी नहीं चाहता। बाकी आपको क्या लगता है, भारत को अभी इंतजार करना चाहिए या फिर जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय जय भारत।